आज का हमारा जो वीडियो है ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल का वीडियो है। इसमें हम बात करने वाले हैं आज कि हमें कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाता है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, या फिर आप कंटेंट राइटिंग का काम जानते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का आपको स्किल पता है, तो आपको कैसा पोर्टफोलियो बनाना होगा, कैसे आप पोर्टफोलियो को बनाएंगे ताकि सामने वाला आपको हायर कर सकता है। तो आज के वीडियो में देखेंगे आप कैसे एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है @jain974, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है jainsingh974, लिंक्डइन पे मेरा अकाउंट है jainsingh974। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ स्टनिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए। आप बिना पोर्टफोलियो के आप प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हैं। कोई भी क्लाइंट आपको हायर करने से पहले आपसे पूछेगा आपका पोर्टफोलियो कैसा है। पोर्टफोलियो में आपका होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, स्किल सेट, प्रोफेशनल वर्क सैम्पल्स, आपका रिज्यूमे, आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप 3D मॉडलर हैं या फिर आप 3D मॉडलिंग का काम जानते हैं, कैड में काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दो वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, कोरोफ्लॉट एंड ग्रैब कैड। इस दोनों वेबसाइट की मदद से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है कि पोर्टफोलियो और प्रपोजल में डिफरेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पोर्टफोलियो होता है आपका वर्क सैम्पल, और प्रपोजल होता है कि आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप अपना एक बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बिडिंग प्रपोजल। पोर्टफोलियो में आपने जो पहले का काम किया उसका आपका एग्जाम्पल है, उसका आपका वर्क सैम्पल है। और प्रपोजल में क्या होता है, आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपका क्या अप्रोच है, प्रोजेक्ट के लिए आप कैसे इस पर काम करना चाहते हैं, आप उसमें क्या चार्ज करोगे, उसके रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, तो उसी को बोलते हैं बिडिंग प्रपोजल। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपका बिडिंग प्रपोजल 300 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको अपने बिडिंग प्रपोजल में वहाँ पे आपको एक लिंक डालना होगा। मे बी आपका वे गूगल ड्राइव का लिंक हो या फिर कहीं भी ऐसा लिंक हो जहाँ पर कोई भी क्लाइंट आपको लिंक पे क्लिक करके आपका पोर्टफोलियो को देख सके। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका प्रपोजल भी हो गया साथ में, और प्रपोजल में अंत में आपका लिंक डाला हुआ है, उस लिंक के थ्रू क्लाइंट जाके आपका पोर्टफोलियो देख सकता है। वहाँ पर आपको भी जज कर सकता है कि आपका क्या स्किल है, आपका कितना नॉलेज है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, आपका जो प्रपोजल होगा वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। तो ऑलवेज फर्स्ट इंप्रेशन मेक्स अ लॉट। तो आपको अगर वहाँ पे अगर काम करना है बहुत ही प्रोफेशनल रूप से, तो आपको वहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा रखना है ताकि सेकंड इंप्रेशन में आपको क्लाइंट आपको हायर कर ले। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो मैंने यहाँ पर अपना डिज़ाइन सैम्पल डाला है। जो मैंने डिज़ाइन करता हूँ मैं, उसका मैंने यहाँ पर फोटोज डाला है। तो आप अपना भी जो आपका वेबसाइट डिज़ाइन हो, चाहे आपका कंटेंट राइटिंग का काम हो, या फिर आप लोगो डिज़ाइन करते हो, तो उस तरह का आपको अपना पोर्टफोलियो बना के तैयार रखना होगा। पोर्टफोलियो का मेथड कोई भी हो, कोई भी मोड हो, चाहे पीपीटी फॉर्मेट में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में हो, चाहे वर्ड फॉर्मेट में हो, कोई भी फॉर्मेट में चलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो भी है आपका स्किल से रेलेवेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं, सबके बारे में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 सेक्टर को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। मैं इसके बारे में बताऊँगा कि कैसे कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 3D मॉडलिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो पहले का एक्सपीरियंस है, चाहे भी आपने लोगो डिज़ाइन किया हो किसी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए, या फिर आपने लोगो डिज़ाइन किया होगा किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, या फिर आपने किसी का बैनर डिज़ाइन किया हो, या फिर आपने कोई 3D मॉडल कंपोनेंट बनाया होगा ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो जो भी आपके जो 3D मॉडलिंग का जो आपका
काम होगा उसके रिलेटेड आप वहाँ पर पोर्टफोलियो बनाओ, उसके बारे में डालो इन्फॉर्मेशन कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए कितना चार्ज किया और ये प्रोजेक्ट मुझे कहाँ से मिला और मैंने इसमें क्या क्या काम किया और मैंने इसमें कितने दिन में कंप्लीट कर दिया। ऐसे करके आपको पूरा डेप्थ में बताना होगा पोर्टफोलियो में और इसका लिंक डालना होगा आपको प्रपोजल में। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर है, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो आपको बताना होगा कि आपने किस वेबसाइट पे कितना काम किया है, आपने उसमें क्या काम किया, आपने उसमें कंटेंट लिखा था, या फिर उसका आपने डिज़ाइन कंप्लीट किया था, उसका आपने एसईओ भी काम किया था, या फिर आपने जो भी उसमें काम किया हो, तो आपको सारा कुछ बताना होगा कि आपने उसमें क्या क्या काम किया और उस वेबसाइट्स के लिंक्स भी डालने होंगे आपको अपने प्रपोजल में या फिर पोर्टफोलियो में, ताकि कोई भी क्लाइंट उस वेबसाइट को आराम से देख सके और आपके नॉलेज को भी जज कर सके। अब आता है थर्ड, हमारा आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, यहाँ पे क्लाइंट आपको तभी हायर करेंगे जब आपके पास कोई केस स्टडी होगा। मान लीजिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ तो मेरे पास वैसा नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि मैंने किस कंपनी के लिए कितने ऐड चलाए, मैंने कितने पैसे स्पेंड किए इस पार्टिकुलर कैंपेन में और उस कैंपेन से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, उस कैंपेन के बाद क्लाइंट को कितना प्रॉफिट हुआ और उसका क्या एजेंडा था, मैंने उसमें लीड कैप्चर किया या फिर मैंने उसमें कन्वर्सन कैंपेन चलाया। तो सारा कुछ आपको बताना होगा एज ए पोर्टफोलियो में, ताकि कोई भी क्लाइंट आपका सब कुछ समझ सके कि आपका भी जो ऑब्जेक्टिव था उस पोर्टफोलियो में, जो आप किसी को सर्विस दे रहे थे, तो वे आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ अचीव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमेशा क्लाइंट पूछता है कि आपने अभी तक पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कितने पैसे स्पेंड किए हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने कितने पैसे स्पेंड किए हैं और आपने उसका आपका जो भी मोटिव था या फिर जो भी आपका एजेंडा था वे आपने उसको फुलफिल किया या नहीं किया। और लास्ट नॉट लिस्ट, कंटेंट राइटिंग में क्या होता है, आपको बताना होता है कि आपने किस किस निश में आपने राइटिंग किया है, चाहे वे ब्लॉगिंग में हो, चाहे वे कोई प्रोडक्ट का आपने रिव्यूज़ किया हो, या फिर आपने कोई लॉ फॉर्म के लिए आपने कंटेंट राइटिंग किया हो, या फिर आपने कोई ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने कोई कंटेंट लिखा हो। तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डालने होंगे, आपने किस किस फील्ड में आपने कंटेंट लिखा है और आपने उसमें आपका कितना नॉलेज है, कितना आपका एक्सपर्टाइज है। तभी जाके आपके पास जितना अधिक नॉलेज होगा राइटिंग का, तो आपको वे बंदा आपको हायर कर सकता है आपके नॉलेज पे। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है कि आपका क्या क्या कैपेबिलिटी है इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ राइटिंग। अब क्या होता है कि सक्सेस रेशियो, लोग क्यों फेल हो आते हैं। हमेशा लोग बोलते हैं कि सर मैंने सब कुछ किया फिर भी मैं फेल हो गया। सबसे पहला फैक्टर होता है कि आपका पुअर कम्युनिकेशन, आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्लाइंट से। अब क्लाइंट आपसे मांग रहा है पोर्टफोलियो, तो आप उसको पोर्टफोलियो दे रहे हो 2 घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। आपको पोर्टफोलियो अगर क्लाइंट ने मांगा है तो आपको ऑन द स्पॉट आपको पोर्टफोलियो देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते उसको 2 दिन बाद या फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है कि आपके लिए वेट करते रहेंगे। और भी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, वे उनको मौका दे देंगे। और सेकंड फैक्टर में हम मैटर करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वे आपका रेलेवेंट नहीं है। आप बात कुछ और कर रहे हो, आपका कुछ नॉलेज कुछ और है, आप पोर्टफोलियो में कुछ और शो कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो नॉलेज है वे आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए और पोर्टफोलियो में लगे कि आप जो काम कर रहे हो जेन्युइन काम कर रहे हो, आपने उसमें कुछ अचीव किया है। ऐसा ना कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया किसी वेबसाइट से, आपने वहाँ डाल दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दिया। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग पोर्टफोलियो शोकेस। अब इसमें एक और चीज़ आता है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, चाहे किसी भी थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे आपका वे स्काइप के थ्रू, चाहे आपका वे फ्रीलांसिंग ऐप के थ्रू हो, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अब कैसे आपका होता है सिलेक्शन, चाहिए फ्रीलांसिंग बिजनेस में। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना होगा कि कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको रैंडमली आपको वे सिलेक्ट नहीं करने वाला। वो भी थोड़ा सा स्क्रूटनी करेगा, वो भी समझेगा कि आपका क्या नॉलेज है, क्या आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्या आप उसको क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है फर्स्ट लेवल पर जो होता है इंट्रैक्शन। वहाँ पे क्या होता है, आपसे क्लाइंट सिर्फ आपसे पूछता है, जनरल पूछता है इंट्रोडक्शन, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या नॉलेज है, आपका क्या बैकग्राउंड है। फर्स्ट लेवल अगर आपने क्रैक कर लिया तो फिर सेकंड लेवल पे आपका होगा इन्फॉर्मेशनल क्यूरी। इसमें क्या होगा, आपसे पूछेगा कि इस प्रोजेक्ट में आपका क्या अप्रोच है, आपका इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करने का आपका क्या माइंडसेट है, आपके पास ऐसा वैसा एक्सपीरियंस है कि नहीं जो इस प्रोजेक्ट को मीट करता हो। आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, आपका प्रपोजल दिखेगा और इसके अलावा भी वे आपसे और भी चीज़ दिखेगा जो उस प्रोजेक्ट के रेलेवेंट हो। और थर्ड लेवल पे क्या होता है, आपका आता है कोटेशन। आप कितना कॉस्ट
चार्ज करोगे इस प्रोजेक्ट के लिए, आप कैसे चार्ज करोगे, आप उसको आवरली चार्ज करोगे या फिर इसको आप फिक्स प्राइस पे चार्ज करोगे। तो ये सब डिपेंड करता है थर्ड फेज़ में। और थर्ड फेज़ अगर आपका सही रहा तो फोर्थ फेज़ में डील क्लोज होना ही होना है। बहुत कम चांस होता है कि थर्ड फेज़ आने के बाद फोर्थ फेज़ में डील क्लोज नहीं होता है। अगर आप पैसे के लिए उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो या फिर उतना आप रिजिड नहीं हो तो आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस आप ध्यान रखना कि हर जगह थोड़ा बहुत होता है नेगोशिएशन, अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब आपको अगर इसमें फ्रीलांसिंग बिजनेस में अगर आपको सक्सेस लेना है तो सबसे पहले क्या होता है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट गिरता है किसी भी वेबसाइट पर या फिर किसी भी प्रोजेक्ट वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है, तो पहले आपको उसको समझना होगा उसका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट समझने के बाद भी आपको क्लाइंट से पूछना होगा। अगर आपसे क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको उसका भी समझना होगा रिक्वायरमेंट कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। और रिक्वायरमेंट समझने के बाद आपको सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो भेजना है जो उसके रिक्वायरमेंट से मैच करता हो। और इसके अलावा भी आप कुछ उसको आइडिया दो, उसको सजेस्ट करो कि आप उसके कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, उसके लिए कैसे अच्छा आप उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। तो सारा कुछ आप उसको जितना अच्छा से आप उसको गाइड करोगे उतना आप उसके करीब जाओगे। अब इसके अलावा भी क्या होता है कि आपको कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लेना है तो आपका पोर्टफोलियो ही बहुत मैटर करता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेने में। और आपका पोर्टफोलियो ही डिसाइड करता है कि आपको इस प्रोजेक्ट में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो लिस्ट में क्या होता है, आपका नॉलेज एंड आपका एक्सपीरियंस। आपका नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो, वे आपका प्रपोजल में आ जाएगा। फिर आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए आपका पोर्टफोलियो काफ़ी है। पोर्टफोलियो में सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आपने कैसे, आप क्या क्या चीज़ पे काम करते हो, आपने क्या क्या काम किया है, किस किस क्लाइंट के लिए आपने पहले कैंपेन चलाया है, किस किस क्लाइंट के लिए आपने लोगो बनाया है। तो आपका प्रेजेंटेशन इसी में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग मिस करते हैं, आप प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, उसके अलावा आप उनको क्या वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मान लीजिए मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। अगर मैंने वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ तो मुझे ये भी पता होगा कि मैं किस किस कीवर्ड पर मैं उसको रैंक करवा सकता हूँ, या फिर मुझे ये भी पता होगा कि मैं उस वेबसाइट के लिए मैं कुछ फ्री में ब्लॉग लिख सकता हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड सर्विस देना होगा क्लाइंट को, ताकि वे क्लाइंट आपके पास दोबारा भी आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आए या फिर बाद में वो दोबारा ना आए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा आपके बकेट में हमेशा एडिशनल कुछ सर्विस होना चाहिए जिसको आप फ्री में ऑफर कर सको क्लाइंट को, ताकि वे क्लाइंट आपके पास दोबारा भी आए। तो इस तरह से आप प्लान करो कि आपको क्या क्या आपके प्रायोरिटी लिस्ट में इंपॉर्टेंट है। अब आता है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना होगा कि पेमेंट टर्म्स कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किसी भी फ्रीलांसिंग अकाउंट में आप क्लाइंट से बात करते वक्त बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है, बैंक का डिटेल आपको नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होता क्या है कि हर समय क्लाइंट अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ लोग स्पैमर भी होते हैं, तो वहाँ पे आपका अकाउंट स्पैम करके लोग पैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करो तो आपको ये ध्यान रखें कि आपको क्लाइंट को डायरेक्टली बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। भले आप वेबसाइट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लाइंट को आप बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं देना है आपको। फिर आपको, अगर आपसे क्लाइंट बोलता है कि ठीक है मुझे बाहर काम करना है, मुझे इस वेबसाइट के बाहर काम करना है, आप कहीं मुझसे बाहर बात कर लो, मुझसे पेपाल से पैसे ले लो, मुझे पायोनियर से पैसा ले लो, ये सब पेमेंट गेटवे होते हैं, यहाँ से पैसा मंगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। आप जब नीचे लेवल पे काम करो किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, तो आप हमेशा ध्यान देना कि आपको सारा पेमेंट आपका उसी वेबसाइट से आना चाहिए, ना कि कोई आउटसाइड किसी पेमेंट गेटवे से आना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपका अकाउंट परमानेंटली रूप से ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते हैं। हाँ, अगर आपका अकाउंट ग्रो कर गया है, अगर आप 5-6 महीना साल भर आप अच्छा काम कर लिए हो, या फिर कोई क्लाइंट आपका फिक्स हो गया है जो आप पर ट्रस्ट करता है और आप भी उस पर ट्रस्ट करते हो, तब आप क्या कर सकते हो, तब साइड बाई साइड उसको आप पेपल या पायोनियर का आप अकाउंट दे सकते हो। लेकिन वहाँ भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है, आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे बताना है, उसके थ्रू आपको पेमेंट मंगाना है। और इसके अलावा क्या होता है, आप पेमेंट कैसे चार्ज करोगे, आवरली चार्ज करोगे या फिर फिक्स प्राइस पे चार्ज करोगे, तो ये सब कुछ आपको बताना होगा अपने पेमेंट टर्म्स में।